हाँ, तो आज अपन बायोलॉजी की बात करेंगे और बायोलॉजी के अंदर 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 6, 7 और 9। ठीक है, 8वां चैप्टर इस बार नहीं आ रहा। इन 3 चैप्टर की अगर मार्किंग के अकॉर्डिंग करूँ तो मार्क्स चैप्टर 6 9 मार्क्स का है, चैप्टर 7 8 मार्क्स का है और चैप्टर 9 7 मार्क्स का है। कुल मिला के 24 मार्क्स का ये आपकी बायोलॉजी इस बार आ रही है। ठीक है, जीव विज्ञान, और बहुत इजी है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पढ़ने, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7 8 मतलब कुछ मुश्किल से 30 ही क्वेश्चन आपको तीनों में मैं लगवा दूंगा, किसी में 9 है तो किसी में 10 है, किसी में 11 है, बस सिंपल। और अगर 30 क्वेश्चन आपको 24 मार्क्स दे देते हो तो ये बहुत बड़ी बात है, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। और छोटे वाले जो वन लाइनर क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ दे दूं, प्रोवाइड कर दूं वो भी, लेकिन कोशिश करनी है आपको उनको तो सभी को पढ़ना है। जो भी आपके पास बुक हो या फिर गाइड हो जिसके अंदर भी लिखे हुए हो, उनको एक बार रीडिंग लगा लेना। लेकिन मेन चीज़ है कि ज़्यादा तो बड़े क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं बड़े से ही छोटे बनते हैं। इनमें बेनिफिट क्या है कि ये बड़े क्वेश्चन मैं आपको लगवा रहा हूँ, ये बड़ों में ही छोटे हैं, तो ये सिर्फ बड़े ही नहीं है, इसके अंदर SIQ भी है, मतलब लघुतरात्मक भी है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, मतलब बड़े निबंधात्मक भी है। और बायोलॉजी का एक चीज़ का आपको ध्यान है, डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि मोस्टली आधे मार्क्स तो आपको डायग्राम के मिल जाते हैं और आधे उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी लिख दिया तो उसके मिल जाते हैं। इसलिए बायोलॉजी का मेन मकसद आपको ये रखना है कि डायग्राम की प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी है। ठीक है, चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब देखो चैप्टर 6, और चैप्टर 6 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखना है। अगर ये हो जाते हैं और टाइम रहता है तो फिर उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए भी हैं, रिपीट भी होंगे, और इस बार तो है ये इंपॉर्टेंट। जैसे कि स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको आपको ऐसे टेबल बना के, मतलब बीच में लाइन खींच के दोनों को एक दूसरे को समझा सकते हो, वो भी ज़्यादा अच्छा तरीका, आंसर लिखने का तरीका बढ़िया रहेगा, ताकि दोनों एक साथ इजीली चेक हो जाए। सेकंड है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के आपको नाम भी लिखना है जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। उसके कुछ एग्जाम्पल लिख दें, 2-3 एग्जाम्पल अपने बुक के अंदर, सबके आंसर मिल जाएंगे, और इन सब के आंसर आपके बुक के अंदर मिल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मिलते हो तो आप कमेंट कर देना, किसी के आंसर एक दो अगर नहीं मिलते हो तो मैं आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तीसरा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए, ठीक है, जैसे अपना ब्लड चेक करवाते हैं, हीमोग्लोबिन चेक होता है 12 15 14 ऐसे इस तरीके से नंबरिंग आती है, तो अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसका क्या परिणाम हो सकता है, वो लिखना है कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। ठीक है, मतलब 5 कारण लिख दो, 4 कारण लिख दो, कोई परिणाम, कोई 5 रिजल्ट लिखना है कि क्या दिक्कत होगी। फिर चौथा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होने वाली मुख्य 3 घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन 3 इवेंट्स, या फिर 3 कोई से कॉजेज दैट अकर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, 5वां, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही, धमनी और शिरा में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, और या फिर रुधिर एवं लसिका में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांस पूरा है। डायलिसिस क्या है, नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला क्यों कहा जाता है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज डायलिसिस और व्हाई इज द नेफ्रॉन कॉल्ड द डायलिसिस बैग, सुना होगा। मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन, मतलब आहार नाल का डायग्राम भी बनाना है और उसके बाद में आपको पॉइंट बना के उसका आंसर लिखना है। डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन विथ डायग्राम। 9th है, मनुष्य की जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। मैंने कहा था ना आपको, अपन जब 10th में पढ़े थे, मतलब अपना चैप्टर में पढ़े थे, तो मोस्टली 60% भोजन का जो डाइजेशन है वो छोटी आंत में हो जाता है। तो क्या क्या प्रोसेस है वो देखना है। तो हाउ डज डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। और 10वां, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ डायग्राम, उसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए, बहुत इजी है। इन क्वेश्चन को अगर देख लिया, बहुत इतना बड़ा चैप्टर है तो मोस्टली आपके कवर हो जाएंगे। छोटे वाले क्वेश्चन तो वैसे आप किसी गाइड की हेल्प से कैसे देख सकते हो, या फिर टाइम रहा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। रक्तदाब किसे कहते हैं, इसे मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है तथा इसे किस प्रकार मापते हैं, वो पूरा सिस्टम इसे बताना है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर कॉल्ड और विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड मेजर इट, और एंड हाउ डू यू मेजर इट, कैसे इसको नापते हैं वो सिस्टम भी आपको बताना है। और 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की संरचना। देखो, मनुष्य की जो ह्यूमन हार्ट है उसकी भी डायग्राम भी आपको आना चाहिए, संरचना, और उसके बारे में फिर आपको पॉइंट बनाना है, जितने सिस्टमेटिक ढंग से पूरी वो भी आपको लिखना है, इसका क्रियाविधि मतलब। ठीक है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो आपको बताना है। और ये छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, कि शिराओं में वाल्व होते हैं जबकि धमनियों में नहीं होते। 1 मार्क्स में आया हुआ है, कारण बताना है कि वेन्स हैव वेल वेयर इज आर्टरीज डू नॉट।
रीज़न क्या है उसका, कि इनमें तो वाल्व होते हैं जबकि उसमें धमनी में वाल्व नहीं होते, तो उसका क्या कारण है। तो ये चैप्टर 6 में बस मात्र आपको 13 क्वेश्चन देख के जाना है, जिसमें 3-4 बड़े, बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। इनमें आप 4-5 पॉइंट लिख दो, 4-5 पॉइंट लिख दो, 4-5 पॉइंट लिख दो, बाकी तो कोई 2-3 या बड़े हैं, बाकी कोई बड़े क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, हाँ अब देखो चैप्टर 7, और चैप्टर 7 में सिलेक्टेड मेन क्वेश्चन आपके 9 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं बस, इनको बहुत अच्छे से देख लेना है। और फिर उसके बाद में अगर आपके पास टाइम हो तो छोटे वाले क्वेश्चन से MCQs वगैरह वो देख लेना बस, और बहुत है। एक तंत्रिका कोशिका देखो, और दूसरी बात ये है कि बायोलॉजी का एक सिस्टम होता है कि इसके अंदर आपको डायग्राम अच्छे से आने चाहिए। अगर आपने डायग्राम प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आधे नंबर तो आपको डायग्राम के मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर आपने थोड़ी बहुत थ्योरी लिख दी तो लगभग ऑलमोस्ट 80% मार्क्स मिल जाते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ठीक है, सेकंड है छुई मुई का जो पौधा होता है, पादप होता है, तो छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्रवाह की गति से किस प्रकार डिफरेंट है, भिन्न है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ए शूट टुवर्ड्स लाइट। और तीसरा है पादप हार्मोन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होते हैं। और निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हार्मोन के नाम बताने हैं, जैसे कि तने की वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम बताना है। पहले तो आपको ये बताना है कि प्लांट हार्मोन क्या है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में तीनों के बारे में लिखना है, तने की वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन होता है, ठीक है, यानी कि हेल्प्स टू इन स्टेम ग्रोथ, उसमें हार्मोन का नाम लिखना है। सेकंड है एंड सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, उसमें कौन सा हार्मोन होता है। तीसरा वृद्धि का संदमन, ग्रोथ इनहिबिशन। और चौथा है कोशिका की लंबाई में वृद्धि में सहायक, हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द सेल, उसमें कौन सा हार्मोन या हार्मोन यूज होता है, उसका नाम लिखना है। चौथा क्वेश्चन है मानव के तंत्रिका तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका संक्षिप्त वर्णन करना है, आपको डायग्राम भी बना देना साथ में। ब्रीफली डिस्क्राइब द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। पांचवा मानव शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी यानी कि, और क्या नाम उसका, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने हैं, और उनसे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो, और प्लस उनके कार्यों का संक्षिप्त वर्णन। यानी कि ब्रीफली डिस्क्राइब द नेम्स ऑफ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम देम एंड देयर फंक्शन, उसके फंक्शन भी आपको लिखना है। ऐसे ही छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर लिखिए, यानी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, उसमें आपके पास सामने कौन कौन सा है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सेकेंड अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथिक थेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तीसरा हार्मोन तथा एंजाइम, हार्मोन एंजाइम, क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है हार्मोन नियमन की पुनर्भरण क्रियाविधि क्या है, इस परिघटना की व्याख्या इंसुलिन का उदाहरण देते हुए करना है। ठीक है, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले 12 या 15 के अंदर आ रखा था, इसलिए रिपीट होने के पूरे चांस है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ हार्मोन रेगुलेशन, एक्सप्लेन दिस फेनोमेना विद द एग्जांपल ऑफ इंसुलिन। ठीक है, आठवां प्रतिवर्ती क्रिया को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। और नौवां बीजांकुरण में जड़ें सदैव भूमि की ओर तथा प्रवाह ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, क्यों, प्रयोग द्वारा समझाइए। इन सीड जर्मिनेशन द रूट्स ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड द शूट्स ग्रो अपवर्ड्स, वाई, एक्सप्लेन थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बड़े क्वेश्चन है, कुछ बड़े हैं, 2-4 छोटे ही हैं, इसको अच्छे से आपको कर लेना है। हाँ, ऐसे देखो चैप्टर आपका 9, और 9 चैप्टर के अंदर भी 10-11 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, जिसमें 2-3 तो बिल्कुल ही छोटे छोटे ही हैं, एक का तो मैंने आंसर भी आपके लिख दिया है। पहला क्वेश्चन है मेंडल के आनुवांशिकता के प्रभाविता के नियम जो है उसको समझाना है, एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ हेरिडिटी। देखो एक तो ये, ठीक है, और या फिर एक क्वेश्चन ये है मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को समझे, एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए जहाँ तक है। और फिर फॉसिल डेटिंग क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड के एग्जाम पूछा गया है, इसलिए मैंने इसका आंसर भी लिख दिया, क्या पता आपकी बुक में ना मिले। तो वह विधि जिसके द्वारा जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है फॉसिल डेटिंग कहलाती है। व्हाट इज फॉसिल डेटिंग, तो द मेथड बाय विच द एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड, इट्स कॉल्ड फॉसिल डेटिंग। ठीक है, तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा साथ के साथ ही। तीसरा, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ये कैसे पता चला, बताना है आपको, इस चीज़ को प्रूव करनी है। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और फोर्थ है
वे कौन से कारक है जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है? व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ ए न्यू स्पीसीज? पांचवें समजात, वेरी इंपॉर्टेंट है। समजात तथा समवर्ती अंगों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन विथ एग्जांपल्स। और छठा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्कियोपेटेरिक्स और सरीसृप का पक्षी वर्ग के बीच में कड़ी क्यों माना जाता है दोनों को? वाई आर्कियोपेटेरिक्स कंसिडर्ड ए लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। सातवां है कि जैव विकास हुआ है। अगर ऐसा अपन कहते हैं कि जैव विकास हुआ है तो इसे निम्नलिखित द्वारा कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है। Organic evolution has been placed. How can it be proved? By the following. Give an example of each. Also. फिर ये अपन ले लिया आठवां। नौवां डीएनए की संरचना। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और इसका इंपॉर्टेंस ही बताना, इसका महत्व ही बताना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएनए वाला भी। और 10वां डार्विन को जानते हुए डार्विन ने एक विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो डार्विन की विकासवाद की व्याख्या करने, एक्सप्लेन डार्विन्स इवोल्यूशन। और मानव में लिंग, ये 2012 के अंदर भी पूछा गया, आरबीएससी के अंदर 12 या 15 के अंदर पूछा गया है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? आरेख बनाकर समझिए। हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन डन इन ह्यूमंस? एक्सप्लेन बाय ड्राइंग ए डायग्राम। वो एक्स और वाई वाला डायग्राम ही आपको बनाना है। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 3 चैप्टर के मैंने आपको सिलेक्ट करके क्वेश्चन दिए हैं बायोलॉजी के, जो बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं। इनको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में अगर टाइम मिले तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। एग्जाम बहुत अच्छे होने वाले हैं आपके। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके।